बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना सरफराज है और हर मंगल को हम शाम 5 बजे पाकिस्तान और इंग्लैंड में 1 बजे प्रोग्राम करते हैं। लीगल एक्सपर्ट ऑनलाइन हमारे साथ शेख साहब होते हैं, एडवोकेट यूके एंड पाकिस्तान। अल्लाह ताला इनको अजर दे। नेक नामी ये है कि बगैर किसी फीस के, बगैर किसी अ, टाइम को एहसास दिलाए बगैर आपके सवालात को पिकअप करते हैं, जवाबात देते हैं हमारे तवज्जुह से। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप सवालात भेजें, कॉल ना करें। और कुछ दिनों से मैं माज़रत के साथ लोग इमदाद के लिए कॉलें कर रहे हैं कि हमें जी इमदाद की ज़रूरत है, तो इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं, हम सिर्फ़ आपकी एक इख़्लाक़ी मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं, ताकि आपको कोई कानूनी मसला हो, तो उसमें आपकी मदद की जाए। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर, जॉइन करते हैं। आपको कैसी क्या हाल है सर पाकिस्तान के मौसम के और अदालती निज़ाम के? मौसम बहुत अच्छा है, अदालती निज़ाम एज़ यूजुअल वर्क कर रहा है और कहीं न कहीं पर इंसाफ हो रहा है, इसी वजह से सिस्टम चल रहा है। होना बस चाहिए, दुआ होना है कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। बिल्कुल अल्लाह सर। ताला और इन मामलात को अच्छा करे और मुल्क के लिए बेहतर हो। आमीन, आमीन। सर पहला सवाल ही मैं आपकी तरफ भेजता हूँ। ये हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे ही हैं। ये खुद इनका स्टेटस इन्होंने अल्लाह आपका भला करे स्टूडेंट वीज़े पे आए, फिर इनको तालीम मुकम्मल हो गई, जॉब कर ली। जॉब ये 20,000 के ऊपर कर रहे हैं और ये अब अपनी मंगेतर को बुलवाना चाह रहे हैं और मंगेतर को बुलवा के यहाँ यूके में शादी करना चाहते हैं। तो प्रोसीजर का पूछ रहे हैं क्या तरीक़ेकार है? ये सेटल्ड अपना स्टेटस पर हैं या अभी इनका भी स्टेटस जो है वो सेटल्ड नहीं है? इनका विद इन द प्रोसेस है। हुँ। अगर तो ये डिपेंडेंट वीज़े बनाना चाह रहे हैं उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर ये स्पाउस वीज़े बुलाना चाह रहे हैं एज़ ए सेटल्ड पर्सन तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। बहरहाल आपके सवाल से ये मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो फियांसे वीज़ा पर बुलाना चाह रहे हैं। जी। तो फियांसे वीज़ा जो है वो विज़िट वीज़ा की ही एक कैटेगरी है, जिसके अंदर आप सिर्फ़ शादी करने के लिए, शादी करने की गरज से किसी भी शख्स को बुलाते हैं। उसको एंगेजमेंट आप कह लें, उसको निकाह कह लें, उसको आप मैरिज सेरेमनी कह लें, लेकिन उसके बाद दोबारा आपको वो शॉर्ट वीज़ा जो वीज़ा ख़त्म होगा तो उसके बाद दोबारा इनको एज़ ए स्पाउस, एज़ ए पार्टनर जो है वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। सही है। तो इसमें कोई होम ऑफिस की तरफ से ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो आके यहाँ निकाह करें या वहाँ निकाह करें? अगर वहाँ से वो आती है तो उनको कौन-सा वीज़ा मिलेगा? स्पाउस वीज़ा मिलेगा या वो एज़ ए विज़िटर यहाँ आएँगी? नहीं, फियांसे वीज़ा मिलेगा उनको। फियांसे वीज़ा में ये है कि वो सिर्फ़ उनका पर्पज़ ही ये होगा कि वो सेरेमनी जो यूके में करना चाह रहे हैं, इस निकाह को, इस शादी को रजिस्टर यूके में करना चाह रहे हैं या इवन एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो इनका स्पाउस जो है वहाँ पर मौजूद है। तो ये वहाँ पर ये सेरेमनी मुनक्किद करना चाहते हैं, तो इनको वही वीज़ा मिलेगा। उसकी रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट स्पाउस वीज़े वाली ही हैं। उनका सेटल स्टेटस होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर जॉब होनी चाहिए और उनके पास मेंटेनेंस के जो अखराजात है वो होने चाहिए। और उसके बाद वो जो है उनका रिलेशनशिप जो है उसके बारे में उनको बड़ा क्लियर होना चाहिए, उसकी एविडेंस होनी चाहिए कि वो रिलेशनशिप जो है वो सब्सिस्टिंग की कैटेगरी में आएगा और उसको वो परमानेंट करना चाहते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो फिर इनको ये वीज़ा मिलेगा अगर ये सारी रिक्वायरमेंट होम ऑफिस की पूरी करते हैं तो। अच्छा सर क्योंकि हम पिछले दिनों काफ़ी ज़िक्र करते रहे हैं 2-2 3-3 शादियों का पाकिस्तानियों का और सबसे ज़्यादा जो परेशानी का ज़िक्र होता है वो प्रॉपर्टी पे कब्ज़े का है। एक हमारी बहन का ये कहना है कि मैं जब से यहाँ मेरी शादी हुई मेरे मंगेतर से अब तक उन्होंने ये यहाँ की जो लीगल सेरेमनी है वो नहीं की। तो मुझे हर लम्हा खौफ और खदशा रहता है कि कहीं वो वीज़ा या जो उनका स्टेटस है क्लियर हो जाएगा, तो वो मुझे छोड़ के ना चले जाएँ। तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ इख्तियार करूँ कि मैं अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर सेव कर सकूँ? इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मैं
ऑन द रिकॉर्ड ये मशवरा दूंगा कि ये फौरी तौर पर इंडिपेंडेंटली अपने तौर पर किसी वकील से रब्ता करें और अपनी सूरत हाल बताएं। बाज़ जो मामलात हैं उनको हम ऑन एयर एडवाइस में नहीं ला सकते, क्योंकि हर क्लाइंट का, हर जो हमारे ये सब उसका व्यूअर्स हैं अलग उनका इशू डिफरेंट और उनमें काफ़ी प्राइवेसी होती है। वो प्राइवेसी हम ठीक यहाँ डिस्कस कर सकते हैं और उस प्राइवेसी में ही इनको एडवाइस दी जाएगी, क्योंकि इनका अगर स्टेटस खतरे में होगा तो डेफिनेटली फिर इनको उसको बचाने के लिए प्री एक्शन जो हैं वो इकदाम करने पड़ेंगे, ताकि मौका आने से पहले पहले कोई ऐसी सूरत हाल ख़राब होने से पहले पहले इन्हें जो हिदायत दी जाए, इन्हें एडवाइस दी जाए, ताकि ये अपना मामला जो है वो ठीक करें और वीज़ा अपना बचा सकें। सबसे पहली एडवाइस इनके लिए यही है कि ये फौरी तौर पर इंडिपेंडेंटली अपने किसी वकील से रब्ता करें और उन्हें बताएं कि इन्हें ये खदशा है, इनका जो वीज़ा है वो अभी तक परमानेंट नहीं है, और अगर ऐसा हो जाता है कि इनके इनके जो पार्टनर हैं वो किसी वक्त इनको छोड़ दें, तो ये किस तरह अपने आप को सेव कर सकेंगे। तो डेफिनेटली वो इनको एडवाइस देंगे। उनके लिए बिफोर टाइम इनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और खुदा ना करे ऐसा टाइम आए, अगर आए भी तो फिर ये अपने आप को सेव कर सकें फौरी तौर पर। बिल्कुल सही है। बहुत बेहतरीन मशवरा उनके लिए। अच्छा सर, ये जो है अगर लड़की यूके में है, लड़का पाकिस्तान में है और ये बुलाना चाहे तो कानून एक ही अप्लाई होगा स्पाउस का, कि लड़की की सैलरी जो है, लड़की की सैलरी अच्छी खासी है, उन्होंने अमाउंट नहीं लिखा, पर उन्होंने कहा मैं क्राइटेरिया मेरा मैच करता है होम ऑफिस की जो गाइडलाइन है, मगर मैं वालिदैन के मजबूर करने पर ये स्टेप लेना चाह रही हूँ, तो मेरे लिए कोई गाइडलाइन है कि मैं इस स्टेप से बच सकूं या अपनी पसंद का इजहार कर सकूं? आपकी आवाज़ आवाज़ बंद हो गई है, आवाज़ अच्छा, नहीं आ रही। अच्छा, मैं दोबारा सवाल दोहराता हूँ। एक खातून है और वो यहाँ जॉब करती हैं और उनकी सैलरी अच्छी खासी है, और वो स्पाउस को कहती हैं कि वालिदैन कहते हैं स्पाउस वहाँ से बुलाओ, और जबकि मैं हक में हूँ कि यहाँ से मैं लोकल मैरिज करूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मेरी भी एडवाइस उनको यही होगी कि वो सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि वो वहाँ से अपनी शादी को जो है वो रजिस्टर करवाएं, वहीं से अपना दूल्हा लाइफ पार्टनर जो है वो चूज़ करें। चूँकि अब ये देखने में आ रहा है कि आपके नॉलेज में भी होगा, मेरे नॉलेज में भी रोज़ बरोज़ आ रहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ कल्चर जो है वो उसका गैप बढ़ता जा रहा है, बजाय जी, इसके कि कम होने के बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोग और उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग आप कह सकते हैं, उनका लेवल ऑफ स्टाइल कह सकते हैं, लेवल ऑफ लिविंग कह सकते हैं, वो मैच नहीं करता जो हमारे बच्चे बच्चियाँ यूके में परवान चढ़ते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ पर रहते हैं। वो आप ये कह लें कि 1% 2% या 5% अगर कामयाब शादी हो जाती किसी वजह से, तो वो हम उसको मेजॉरिटी में नहीं कह सकते। तो सही। वहाँ पर भी दूल्हों की कमी नहीं है, वहाँ पर भी लड़के मौजूद हैं, बावजूद इसके कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये बियॉन्ड द लीगल एडवाइस है कि वहीं से तलाश करें। अदरवाइज़ अगर उनको यहाँ से ही करना पड़ता है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी उनको जो क्राइटेरिया है वो सेम है। आपने पाकिस्तान से दुल्हन लेके जानी है या दूल्हा लेके जाना है, उसका क्राइटेरिया सेम एज स्पाउस वीज़ा का जो क्राइटेरिया है वही होगा। उनको 18,600 सैलरी अपनी पर ईयर शो करनी पड़ेगी, उनको अपनी जॉब परमानेंट शो करनी पड़ेगी, उनको रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग या वो निकाह हो चुका है या वो आकर करेंगे निकाह, ताकि ये शादी को वो रजिस्टर करवा सकें परमानेंटली पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक या ब्रिटिश लॉ के मुताबिक, और उसके बाद वो उस रिलेशन की बुनियाद के ऊपर स्पाउस वीज़ा हासिल करेंगे। बजा सर, ये है बेबी मरियम है, नाम से कोई मुगलता ना ले, बेबी मरियम है, इनकी बच्ची की शादी पाकिस्तान में अजीज़ों क्या की गई। 3 बच्चे हो गए हैं, बड़े की उम्र 8 साल, छोटे की उम्र 6 साल और बच्ची है 5 साल की, और बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, ताने-तिसने का मामला है। ब्रिटिश बच्ची है, लड़का आ नहीं सकता, वालिदैन को वो छोड़ नहीं सकता, लड़का अपने वालिदैन को छोड़ नहीं सकता। लड़की
بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے لیے میں کیا قانونی راستہ اختیار کروں کہ میرے بیٹی اور میرے نواسے نواسیاں آ جائیں یہاں؟ اور صرف بچی کا پاسپورٹ برٹش ہے، بچوں کے ابھی برٹش پاسپورٹ نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اگر پاکستان میں جس جگہ بھی ہیں یہاں سے اپنا لیگل ایڈوائس لیں اور لے کر اپنے بچوں کے پاسپورٹ ان کی نیشنلٹی وغیرہ کلیئر کروائیں، اور جیسے ہی کلیئر ہوگی ان کا پاسپورٹ انہیں ملیں گے اور دین شی کین ٹریول۔ اور باقی رہے گا ریلیشن شپ کے اوپر وہ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں، یہ ڈیسیجن لیں کہ کیا وہ سفسٹنگ ہے، کیا اس کے اندر اتنی جان ہے کہ اس کو چلایا جائے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو کل بھی ختم ہونا ہے، اسے آج بھی ختم ہونا ہے، تو پھر اس کے اوپر سب سے بیسٹ ایڈوائس یہی ہوگی کہ وہ اس کو ختم کریں اور اپنا راستہ لیں، اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں، اور پاکستان کے اندر پھر اس طرح تو معاملات ان کو فیس کرنے ہی پڑیں گے اگر وہ اچھا کچھ ڈیسیجن فوری طور پر نہیں لیتے ہیں۔ اچھا، اسی بہن کا اگلا سوال ہے مریم کا کہ اگر لیگلی میرا داماد بچے لینا چاہے تو کس ایج تک وہ جو ہے نا اپنے بچوں کو کلیم کر سکتا ہے، اور کس ایج تک بچے میرے پاس یا میری بیٹی کے پاس رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ کبھی بھی نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ یہ ثابت کرے کہ والدہ اس قابل نہیں ہے، والدہ جو ہے وہ بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی، فائنینشلی ان کو پرابلم ہے یا فزیکلی اور مینٹلی ان کو پرابلم ہے۔ اگر یہ چیزیں وہ شو اور پروف کریں گا تبھی وہ لے سکتا ہے۔ اگر ایون بچے جو ہیں ان کے درمیان سپریشن بھی ہو جائے پھر بھی ماں کے پاس ہی رہیں گے۔ جو بچوں کے لیے ایج ہے وہ ایج آف میجورٹی ہے، وہی لڑکی کم از کم 14 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گی، اس کے بعد اگر وہ جانا چاہے باپ کے پاس تو وہ جا سکتی ہے۔ اسی طرح بچوں کی عمر کا ہے، وہ بھی 14 سال تک باپ کے زیر سایہ نہیں رہ سکتے، ماں کے زیر سایہ رہیں گے جب تک کہ باپ یہ ثابت نہ کر دے کہ والدہ کی جو لائف ہے وہ امورل ہے، فائنینشلی ان کے پاس اسسٹنس نہیں ہے اور کسی اور وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچوں کی گارڈین شپ کر سکے۔ تو والدہ کے پاس تو بڑے برائٹ چانسز ہیں، لیکن ایشو ان کا یہ وہی ہے کہ اگر یہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کنٹینیو کریں، اگر وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو اسٹیپ اپ ہوں، اس کے لیے فیصلہ کریں اور لائف کو موو فارورڈ کریں۔ اچھا سر، ظاہر ہے اوورسیز پاکستانی جہاں سے اپنے رقم بھیجتے ہیں، وہ جب بھیجتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیسے زیادہ ملے پاکستان میں، تو اس کا سب سے بیسٹ سورس کیا ہے کہ ہم منی ایکسچینج کو دیں کہ تاکہ وہ ان ریکارڈ بھی ہے، آن ریکارڈ بھی ہو جائے کہ ہاں یہ لیگلی گئے ہیں، اور دوسرے والدین کو یا جن کو وہ بھیجتے ہیں ان کی ہیلپ جو ہے وہ اس مد میں ہو سکے کہ ان کو پاکستان میں جب جائیں تو ٹیکس کی مد میں پریشانی نہ ہو۔ اس کے لیے ہاں سب کچھ سے ایسے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا یہاں پر اکاؤنٹ کھلوائیں پاکستان میں، اور اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن کریں، وہاں سے وہ سیف بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو فارن ریمیٹنس سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی ان کو بوقت ضرورت مل جائیں گے، اور جیسے ہی وہ سال کا اینڈ ہوگا اگر وہ فائلر ہوں گے تو ان کو وہاں سے ٹیکس کا ریلیف بھی ملے گا کہ ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، اور جب کبھی بھی وہ اس انکم سے کوئی چیز خریدتے ہیں پاکستان میں تو وہ ساری جو انکم ہے وہ ان کی لیجٹیمیٹ سورسز میں آئے گی، جس کے اندر وہ ریلیف کلیم کر سکتے ہیں کہ انہیں یہ فارن ریمیٹنس ہے اور اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ نہیں ان کو چھوٹ ملے گی اس کے اوپر۔ بلیک بن سے چودھری لیاقت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ مقیم ہوں ایک عرصہ دراز سے، میری 50 سال سے زیادہ رہائش ہوگی یہاں پہ، میں پاکستان میں اپنی جائیداد بیچنا چاہتا ہوں مگر پاکستان نہیں جانا چاہتا، میری جان کو خطرہ ہے، تو کیا ہائی کمیشن یا پاکستان کا کوئی ادارہ اس حوالے سے میری مدد کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو بالکل نہیں مدد کر سکتے، ان کو اپنا اٹارنی مقرر کرنا چاہیے، کسی پروفیشنل وکیل کو مقرر کر دیں اس بارے میں، یا کوئی اپنا قابل اعتبار اٹارنی جن میں کوئی ان کا دوست ہو سکتا ہے اور کوئی یا
رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کنڈیشن صرف یہ رکھیں کہ یہ اختیار جو ہے وہ جس حد تک یہ دینا چاہتے ہیں ان کو اس حد تک یہ دیں، تاکہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ہو جائے، ان کی جو اماؤنٹ ہے، ان کی جو پراپرٹی ہے وہ پیسفلی سیل ہو اور اس کے پیسے ان کو مل جائیں۔ اور اگر ممکن ہو تو اس سب پراپرٹیز کا اکٹھا ایک ہی دفعہ اٹارنی نہ دیں، ہر پراپرٹی کا ہر ٹرانزیکشن کے لیے علیحدہ دیں، تاکہ اگر کوئی بے ایمانی کسی کے درمیان آتی ہے تو وہ کم از کم وہ ایک پراپرٹی کی حد تک ہو جس کو آسانی سے ڈیل کیا جا سکے، نہ کہ ساری پراپرٹیز ایک ہی دفعہ سیل آؤٹ ہوں اور ان کا اٹارنی ایک ہی بندے کو دیا گیا ہو، وہ جس کی وجہ سے پھر یہ پرابلم کھڑی ہوگی ان کے لیے۔ صحیح، بھائی ہی نے پاور آف ٹارنی لے کے زمین اپنے نام ٹرانسفر کر لی ہے، کیا کریں؟ اس کو چیلنج کریں، کورٹس اویلیبل ہیں، قانون کا راستہ موجود ہے۔ اس قسم کے فراڈ بڑے عام ہیں پاکستان میں۔ آپ جس کو بھی اٹارنی دیتے ہیں، جیسے لیاقت صاحب کا بھی سوال تھا، تو اس کے اندر بھی رسک موجود ہے کہ جس کو اٹارنی دیں گے وہ اس کو مس یوز کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اکثر اوقات آپ کو یاد ہوگا اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی محبت میں اتنے ہی قربان ہو جتنی قربانی دی جا سکتی دی ہے۔ جا سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پر ایک ایک ڈالر ایک ایک پاؤنڈ کو ترسیں اور پاکستان میں اپنے محلات کھڑے کریں اور کارخانے اور فیکٹریاں بنائیں اور زمینیں بنائیں، اور پھر وہ وقت آئے کہ آپ اس کو سنبھال نہ سکیں اور وہ کوئی اور ناجائز قابض یا کوئی ہمارا اپنا ہی اس کے اوپر قبضہ کر لے اور پھر ہمیں بڑا دکھ و تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق اٹارنی جو ہے وہ دیں۔ اگر ان کے بھائی نے جو آپ سوال کر رہے ہیں لے لیا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی یہ پراپر اپلیکیشن دیں پولیس کو اور اس اٹارنی کا حوالہ دیں۔ جو غلط استعمال ہوا ہے تو پولیس بھی ان کی مدد کر سکتی ہے اور سول عدالتیں بھی موجود ہیں جہاں سے یہ ریلیف اپنا لے سکتے ہیں، جس میں ٹائم تھوڑا لگ سکتا ہے لیکن الٹیمیٹلی ان کو انصاف ضرور ملے گا۔ میں پچھلے 11 سال سے پاکستان کی عدالت میں اپنی پراپرٹی کا کیس لڑ رہا ہوں۔ جب تک میں نے پاکستان میں پراپرٹی نہیں لی تھی، یو کے میں میری لائف بڑی پرسکون، اور پراپرٹی لینے کے 3 سال بعد ہی میری لائف یہاں پہ تو مسائل میں نہیں گھری۔ پاکستان کی وجہ سے میں مختلف انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور میں آج تک اس کا عدالتی نظام کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوں کہ اپنی جگہ کو واپس لے سکوں۔ متعلقہ ادارے جو ہیں وہ کسی قسم کی مدد کرنے کو تیار نہیں، باتوں کے علاوہ عملاً کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو میں نے پرائم منسٹر کے پورٹل پہ بھی اس کو رجسٹر کیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا جو بیرون ملک پاکستانی اوورسیز کے لیے جو پورٹل ہے اس پہ بھی اس کو رجسٹر کیا۔ ابھی تک کوئی مسئلے کا حل نہیں ہو رہا۔ 11 سال ہو گئے اس مسئلے میں دو چار ہے۔ کہتے ہیں کہ بتائیے کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، معاملات پاکستان کے اندر سول عدالتوں کے پراپرٹی ڈسپیوٹ کے وہ جو کافی گمبھیر ہیں، ان کے اندر اتنا ٹائم جو ہے وہ عام روٹین کی بات ہے کہ لگ جاتا ہے۔ تو ان کو یہ میں تو یہی کہوں گا کہ حوصلہ رکھیں، جائیداد جو ہے وہ یہیں رہ جانی، آپ کی صحت، آپ کی جو فزیکل اور جو ایموشنل آپ کے پوزیشن ہے اس کو آپ کنٹرول میں کریں، تو انشاءاللہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دن دور نہیں ہے جب یہ معاملات ٹھیک ہوں گے اور آپ کا کیس بھی ڈیسائیڈ ہوگا۔ بہت سارے کیس ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن کیس ڈیسائیڈ ہوتے ہیں الٹیمیٹلی، اور جس کا حق ہے اس کو ملتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت شاید ہمارے پاس وقت نہ رہے یا ہم کسی اور مصروفیت میں پھنس جائیں، تو یہ چیزیں ہمیں کنٹرول کر کے اور بڑے ہی ہوش مندی کے ساتھ ان مقدمے بازی میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اور پھر جب ڈال لیا ہے تو پھر ذرا حوصلہ رکھیں۔ انشاءاللہ یہ معاملات پاکستان میں ایسے ہی ہیں، ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے۔ جو پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، جنہوں نے نہیں لی ان کو بھی معلوم ہے۔ اس کے باوجود حیران ہوں میں کہ لوگ روز بروز اس قسم کی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں اور پھر وہ اسی جال میں پھنستے ہیں جس میں باقی لوگ پھنستے ہیں۔ تو اس کے اوپر اب یہی کہوں گا کہ کوئی نہیں، اب 11 سال گزر گئے ہیں، اب کچھ سال اور گزاریں، اور اس میں صرف یہ ہے کہ اپنے وکیل کے ساتھ
रूटीन में राब्ते में रहें, उसे पुशअप करते रहें, अपने केस की अपडेट्स लेते रहें और गाहे बगाहे जब वक्त मिले छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आएँ और अपने केस को खुद वॉच करें। और बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये डिसाइड होगा और आपको आपका हक मिलेगा। शेख साहब, ये सवाल मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आप क्योंकि मुझसे ज़्यादा अवेयर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक हाई कोर्ट लेवल पे एक मॉनिटरिंग बेंच कायम किया था। ये अगर उनसे भी रुजू कर लें तो कोई ऐसा है कि इनको कोई थोड़ी-सी स्पीडी हो जाए या इनके मैटर में और कोई ये ये जारी पुरानी बात है, ये पुरानी बात है। हाई कोर्ट लेवल पे बेंच अभी भी मौजूद है, लेकिन जब मामला छोटी अदालतों में जब ज़ेर समाअत हो तो हाई कोर्ट अपने पास उन मामलात को नहीं टेकअप कर सकता। अब रिसेंटली हुकूमत ने ये एक उम्मीद दिलाई है कि वो स्पीडी ट्राइब्यूनल्स बना रहे हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में ये अपील की थी, ब्रिटिश हाई कमीशन से कहा था, पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा था, चेयरमैन ओवरसीज जो वसीम अख्तर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश थी बार बार कि इसके लिए ओवरसीज ट्राइब्यूनल बनाएं। तो वो मुझे पता चला है कि ट्राइब्यूनल जो है वो बनने के करीब है, जो कि पाबंद होगा 6 माह के अंदर इन मुकदमात का फैसला करने का। तो अगर उम्मीद करता हूँ अगर वो ट्राइब्यूनल बन जाते हैं तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के इन इश्यूज़ को, जो एटलीस्ट 6 साल की बजाय 6 माह में पहली स्टेज में डिसाइड होंगे और अगली स्टेज में मज़ीद 6 माह या अगले उससे 6 माह में 2-3 साल के अंदर ये सारे मामले वाइंड अप हो जाएंगे। उसके लिए उम्मीद कर रहे हैं, इंतज़ार में हैं। जैसे ही वो होते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको इसी प्रोग्राम के थ्रू आगाह करेंगे अपने नाज़रीन को, ताकि वो अपने मुकदमात को फौरी तौर पर स्पीड अप कर सकें। इंशाल्लाह। ये हसनाब है। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं यूके में रहता हूँ और पाकिस्तान में मेरा घर है और थोड़ा-सा छोटे भाइयों के साथ मिलकर कारोबार भी कर रहा हूँ। कुछ लोग जो यहाँ पे भी मेरे साथ हैं, वो पाकिस्तान में भी हमारे करीबी इलाके के हैं, वो मेरे और मेरे ख़ानदान को बदनाम कर रहे हैं, जबकि मैंने यहाँ शादी नहीं की है और मुझे झूठा वहाँ पे बदनाम किया हुआ है कि मैंने शादी कर ली है, जिससे मुझे माशरती काफ़ी मसाइल का सामना है। तो क्या मैं उनके खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का दावा कर सकता हूँ? शेख साहब, आवाज़ आई है आपको? जी, मैंने सुन लिया है। मैं इनको अगर आप रैशनल लेवल पर एडवाइस चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हौसला रखें, बिला वजह लिटिगेशन के अंदर इन्वॉल्व खुद को ना करें। आप बरतानिया में रह रहे हैं, आपकी साख को, आपकी जान को, आपकी पहचान को इस किस्म की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में खुद को मुकदमात में ना उलझाएँ, सबसे बेहतर यही तरीका है। इस किस्म की बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप मजबूत हैं ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तो ये चीज़ें आपको असरअंदाज नहीं होंगी। हत्या की इज़्ज़त का जहाँ तक दावे का सवाल है उसके अंदर आप ये याद रखें कि ज़बानी बातें करने से नहीं, पोटेंशियल आपको लॉस होना चाहिए। आपकी सबसे पहले पोजीशन इस काबिल हो, आप कह सकें कि जी मैं इस लेवल का माशरे के अंदर मकाम रखता था कि इन बातों से मुझे फ़र्क पड़ा। तो मुकदमा दायर करने में तो मेरे जैसे बहुत से वकील आपको मिल जाएंगे, फौरी तौर पर दायर कर देंगे, लेकिन अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैं आपको बता दूं कि मायूस कुन होगा। फिर बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको मज़ीद मायूसी होगी मुकदमा दायर करने के बाद, अगर उसका रिजल्ट कई सालों के बाद ना निकले। तो बेहतर यही है एडवाइस कि जहाँ तक हो सकता है इन चीज़ों को अवॉइड करें, खुद को ना उलझाएं इन मामलात में, और अगर नहीं हो सकता तो उससे बेहतर ये है कि फिर आप पुलिस को एप्लीकेशन दें, उन्हें बताएं कि इस तरह ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी फैमिली को तंग कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। तो शायद वो आपको जल्दी और फौरी इंसाफ आपको मिल सके और आपकी जो तकलीफ़ है उसका ज़ाला हो सके। अच्छा सर, ये भाई हमारे आरिफ हैं और इन्होंने बड़ा अफसोसनाक पहलू को सामने लाए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 11-12 साल से यूके में मुकीम हूँ, लीगल स्टेटस है। मुझे कोई परेशानी नहीं, मगर पाकिस्तान में मेरे वालिदैन को मेरे भाई और बहन ने घर से निकाल दिया है और जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया है। वालिदैन का कोई पता नहीं चल रहा। अब इस सूरत में मैं कहाँ से मदद ले सकता हूँ? क्या मैं अ अपने हाई कमीशन जाऊँ इस्लामाबाद, या पाकिस्तान जाऊँ और अदालत में और एफआईआर दर्ज कराऊँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इस कैफ़ियत में अपने वालिदैन को यहाँ ला सकता हूँ या नहीं?
इनके सवाल के 2 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन हम ये लेते हैं कि वालिदैन को घर से निकाला गया। आप ये जानते हैं, और आप हमारे बाकी नाज़रीन के लिए भी मैं बताता चलूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस एक जारी कर दिया हुआ है, जिसके तहत कोई भी शख्स, ख़्वाह वो किराए के मकान में रहता हो या मिल्कियती मकान में रहता हो, वालिदैन को अपने घर से नहीं निकाल सकता। मेरी ओके। भाई साहब के लिए दरख्वास्त ये होगी कि ये फौरी तौर पर वहीं से बैठकर खुद या बजरिया किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार के इलाका पुलिस इलाका थाने में इसकी रपट दर्ज करवाएं कि इनके वालिदैन गुम हो गए हैं, उनको निकाल दिया गया घर से, और फौरी तौर पर उनको तलाश किया जाए। तो वो जैसे ही पुलिस इस दरख्वास्त पर अमल करेगी, वो उनको तलाश कर लेगी जहाँ भी होंगे, और उनको वापस उनके मकान में वापस लाया जाएगा। कानून ये कहता है, उस कानून का सहारा लिया जाए जो नया कानून साजी हो गई है। अब दूसरा सवाल इनका ये है कि क्या ये अपने वालिदैन को वहाँ लेकर जा सकते हैं? तो उसका क्राइटेरिया जो है वो एल्डरली डिपेंडेंट पेरेंट्स जो है, वो क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। वो ओवर 65 पेरेंट्स और उनका कोई लुक आफ्टर करने वाला ना हो पाकिस्तान में, जैसा कि कोई उनका और बेटा, कोई औलाद, कोई घर, कोई मिल्कियती प्रॉपर्टी, कोई कारोबार वगैरह ना हो, और ये मुसलसल उनको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, और उसके सबूत भी मौजूद हैं, तो ही ये अप्लाई कर सकते हैं। और वो पाकिस्तान से एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान में उनका डिसीजन आएगा। अगर वीज़ा क्राइटेरिया पूरा करने के बाद मिल जाता है तो फिर वो ब्रिटेन ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक वो नहीं मिलता, इनको यहीं रहना पड़ेगा और अपने मामला देखने पड़ेंगे। सर, जो हमें सवालात मिले उनमें से जो सिमिलर के सवालात हैं उनको मैंने कंपाइल करके आपसे सवाल कर लिए। थोड़ा-सा वो केसेस जो हमारे इसमें सोशल मीडिया पे इन हैं, एज़ ए कानूनदान आपकी राय। मुकदम केस जो चल रहा है इसमें नित नई खबरें, नित नए मसालेदार पोस्टिंग, मसालेदार जो है ना वीलॉग आते हैं। उसमें एक जो बड़ा हिट हुआ कि अमेरिकन एम्बेसी ने कॉन्टैक्ट कर लिया और उस जेल में 25 या 27 मिनट बात की। एज़ ए कानून के मुताबिक जो पाकिस्तानी भी है और अमेरिकन नेशनल भी है, तो क्या उसके ऊपर पाकिस्तानी कानून अप्लाई नहीं हो रहा या नहीं होगा कि अगर वो अमेरिकन नेशनैलिटी इख्तियार रखता है और वो कोई कमिट करता है, तो क्या अमेरिकन उसको वहाँ ले जाएँगे, वहाँ के कानून के मुताबिक सज़ा देंगे या यहाँ के कानून का रिस्पेक्ट किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत अफ़वाह है। किसी ने अफ़वाह उड़ाई है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, जिनकी डुअल नेशनैलिटीज़ हैं। वो कई मुकदमात में इन्वॉल्व हैं। ना ही ब्रिटिश हाई कमीशन उनके मामलात में असरअंदाज होती है, और ना ही अमेरिकन एम्बेसी मामलात में इंटरफेयर करती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ऐसा ब्रिटिश पाकिस्तानी जिसकी फैमिली वहाँ पर, या अमेरिकन उसकी फैमिली वहाँ पर हो, वो ब्रिटिश हाई कमीशन या अमेरिकन एम्बेसी को ये कहें कि हमारे केस के बारे में दरियाफ्त किया जाए, हमें बताया जाए, तो एज ए अमेरिकन सिटीज़न वो उनको सिर्फ उस केस की अपडेट एज आप ये कह सकते हैं कि कर्टसी के तौर पर सिर्फ दे सकते हैं, और वही देते हैं। इसके अलावा वो उन मामलात में इन्वॉल्व नहीं होते। या अगर कोई ऐसा वल्नरेबल शख्स मौजूद है जो डुअल नेशनैलिटी रखता है और उसे लीगल हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश हाई कमीशन या अमेरिकन एम्बेसी उस शख्स को कोई ना कोई वकील फ़राहम करने का ज़रिया प्रोवाइड कर देती है कि ये लिस्ट है हमारे पास। जैसे कि ब्रिटिश हाई कमीशन की लिस्ट में मैं भी मौजूद हूँ एज ए ब्रिटिश लॉयर। तो वो कभी कभी ऐसे केसेस जो ब्रिटिश नेशनल्स के होते हैं वो मेरे पास भी आ जाते हैं, इस तरह बाकी लोगों के पास भी जाते हैं। तो इससे आगे कोई रहनुमाई, कोई सर्विसेज, और कोई आप ये कह सकते हैं कि तगोदो ना ब्रिटिश हाई कमीशन करता है और ना ही अमेरिकन एम्बेसी करती है। बाकी खबरें मसालादार बनाने के लिए मीडिया में आप हैं, आप जानते हैं कि लोग किस किस्म की कहानियाँ बनाकर पेश करते हैं। इसीलिए मैंने मसाले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। असलम शेख साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं और इंशाल्लाह अगले हफ़्ते मज़ीद सवालात के साथ आपके साथ एक और सेशन होगा और उसमें आपसे मज़ीद रहनुमाई और कानूनी राय पे आपकी राय ली जाएगी।
वक़्त देते हैं, इसके लिए यकीनन आपका मैं पहली कहते हैं ना रिकॉर्ड करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपको जब इस दिनों के अलावा भी आपको कॉल की गई, बात की गई, आपने उसको प्रॉम्प्ट रिप्लाई दिया और ये यकीनन मेरे जैसे लोग जो यहाँ पे इस कोशिश में लगे होते हैं कि किसी रहनुमाई दे सकें, उसमें आपको मैं सैल्यूट करूँगा और आपको कहूँगा कि कीप इट अप, ये बहुत बड़ी नेकी का काम है जो आप मेरे कोई साथ ख़ैर मिलके नहीं। करते हैं। मैं इसका वसीला नहीं, मैं तो सिर्फ़ एक कोशिश करता हूँ कि कोई सवाल आए तो आप तक पहुँचा दूँ और आपसे फिर उनके लिए कोई रास्ता निकल आए। सर बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। आपसे इस वक़्त इजाज़त भी चाहेंगे और अल्लाह की शुक्र करेंगे कि अल्लाह आपको इस नेकी के अजर में बहुत ज़्यादा दें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।